इस समय हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव बैनगलाड़ में मौजूद है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जो जीरो लाइन पर स्थित है और यहां पर बीएसएफ की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। आपको बता दें कि बीएसएफ के पास जो तमाम अति आधुनिक हथियार हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किया जाता है, उन तमाम हथियारों की आज प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। जो प्रदर्शनी यहां के ग्रामीणों के लिए और उसी के साथ स्कूली बच्चों के लिए लगाई गई है, उनको बताया जा रहा है कि ये हमारी ताकत है और हम इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं जब दुश्मन इस तरह की कोई नापाक हरकत करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा से ही लगातार कायराना हरकतें करता है और कई बार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो फायरिंग करता है और इस फायरिंग को किस तरह से काउंटर किया जाता है। इन तमाम हथियारों की बात करें, गोला बारूद की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, तो इनका इस्तेमाल कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे बीएसएफ के जवान हमेशा से ही तत्पर रहते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, ये तमाम आप लेटेस्ट टेक्निक के हथियार आप देख रहे हैं, जिनको लेकर एक डेमो जो वो यहाँ के ग्रामीणों को दिया गया है। ये इक्विपमेंट्स किस तरह से डे लाइट में इस्तेमाल में लाने हैं, नाइट विजन कैमराज हैं, ये तमाम आप हथियार देख रहे हैं जो ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएफ के बेड़े में जो तमाम आप हथियार देख रहे हैं, इससे जो दुश्मन है वो एक बात समझ ले कि अगर आप एक फायर करेंगे, अगर आप एक गोली चलाएंगे तो यहाँ से 10 चलेंगी। इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके कुछ और हथियार है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ग्रामीणों का इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बच्चे जो यहाँ पर इन तमाम हथियारों को लेकर यहाँ पर जो वो एक जागरूक हो रहे थे इन तमाम बीएसएफ के जवानों से, बीएसएफ ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, ये नाइट विजन कैमराज, ये जो तमाम इक्विपमेंट्स रहते हैं डे लाइट में जो तमाम इस्तेमाल में लाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई सारे चैलेंजेस रहते हैं, खासतौर पर जो आतंकवादी हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में रहते हैं, भारतीय टेरिटरी में घुसने की फिराक में रहते हैं और उसी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज है ड्रोन एक्टिविटी। पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, जिस ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पर आती है या नशे की खेप यहां पर आती है, यानी टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा चैलेंज है। उन तमाम चैलेंजेस को किस तरह से पार पाना है, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अति आधुनिक हथियार हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक के हथियार हैं, जो बीएसएफ के बेड़े में हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो यही एक ताकत दर्शाई जा रही है कि हम ताकत पूरी झोंक देंगे भारत देश की रक्षा करने के लिए, सरहदों की रक्षा करने के लिए। और अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी नापाक हरकत करेगा, उस हरकत को किस तरह से विफल करना है और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, ये तमाम हथियार ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी ताकत को कि बीएसएफ हमेशा तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो ग्रामीणों की बात करें या स्कूली बच्चों की बात करें तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है बीएसएफ का कि जो ये नॉलेज उनको दी गई है और उनके अंदर भी एक देशभक्ति का जुनून, एक जज्बा जागेगा, वो भी देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए ये एक्टिविटीज़ जो की गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ये वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको अवेयर किया जा रहा है इन तमाम हथियारों को लेकर। तो ये है हमारी ताकत, जिस ताकत को आज दर्शाया गया है। और दुश्मन एक बात समझ ले कि अगर कोई भी आपने इस तरह की कायराना हरकत की तो उस हरकत को किस तरह से विफल करना है, मुंह तोड़ जवाब किस तरह से देना है, इसके लिए बीएसएफ हमेशा तैयार है और इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए भी हमेशा रेडी रहती है। तो ये हमारी खास रिपोर्ट भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बैनगलाड़ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम मौजूद है सोपोर जनरल बस स्टैंड में। अगर देखा जाए लगभग पिछले 4 दिन से कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें मिनी बस स्टैंड यूनियन की बात करें या अगर हम सोमोज की बात करें तो पिछले 4 दिन से लगातार जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज भी जो है यहाँ पे ये सब जो ड्राइवर यूनियन है, अगर हम मिनी बस स्टैंड की बात करें तो पिछले 4 दिन से लगातार जो धरना प्रदर्शन पे ये लोग हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो एडीसी सोपोर की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया था कि यहाँ पे जो है एक इलीगल सोमो को जो है जगह दी गई थी जनरल बस स्टैंड के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बस यूनियन के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से जो है एतराज जताया गया। या अगर हम देखें जो यहाँ पे बाहर जो सोमो स्टैंड, जो यहाँ पे 2 सोमो स्टैंड ऑलरेडी है, अगर हम देखें जो श्रीनगर, बारामूला, बांडीपोरा के साथ जो सर्विस देते हैं तो वो यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन पे है, उनकी तरफ से जो है एतराज जताया गया। क्योंकि अगर देखा जाए जो यहाँ पे इलीगली सोमोज यहाँ पे जो जगह दी गई है, इनका कहना है कि यहाँ पे
जगह नहीं है, पहले से ही यहाँ पे जो है क्राइसिस चल रही है। यहाँ पे जनरल बस स्टैंड के अंदर कैसे जो है ये बैठ सकते हैं? जो इलीगल सोमो जो यहाँ पे सोपोर में लगभग 50 से 60 सोमो जो चल रही है, तो कैसे वो यहाँ पे चल सकती है? तो इस हवाले से पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इनकी यही डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये ऑर्डर जो है वापस लिया जाए। और अगर हम देखें नुकसानात की बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख रुपया जो है इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 4 दिन से गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, दिन को जो कमाते हैं शाम को अपनी फैमिली को वो एक खिलाते रहते हैं। लेकिन 4 दिन से अगर हम देखें ये यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज तक टस से मस नहीं हो रही है। क्यों ऑर्डर वापस नहीं लिया जा रहा है? अगर हम देखें कल ही जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी एसएसपी सोपोर की, अगर हम बात करें एडीसी सोपोर की, तो उन्होंने जो है इस मीटिंग में कहा था कि लगभग 2 दिन का टाइम हमें दिया जाए, 2 दिन तक जो है हम उसके बाद देखेंगे कि क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें प्रेसिडेंट के साथ साथ जो दीगर यहाँ पे ड्राइवर हजरात बैठे हैं, इनका कहना है कि हमें यह ऑर्डर कतई मंजूर नहीं है, इस ऑर्डर को जो है जल्द से जल्द वापस लिया जाए, उसके बाद ही जो है सर्विस को बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर देखा जाए जो लोग इर्द गिर्द इलाकों से जो आते हैं सोपोर की तरफ, उनको काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो बच्चे स्कूल आते हैं, जो बच्चे ट्यूशन आते हैं या जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स आते हैं, उनको काफी ज्यादा जो है मुश्किलातें सामने आ रही है। उनका भी कहना है कि हम पिछले 4 दिन से सफर कर रहे हैं, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई फैसला नहीं ले रही है इस हवाले से। तो यहाँ पे मेरे साथ प्रेसिडेंट है, इनसे बात करेंगे। हमीद साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। आयात जी, क्या आपको क्या कहा जाता है, क्यों आपको जो है यहाँ पे अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं अभी तक सुनाया गया है? हमीद साहब क्या कहना चाहेंगे? अगर हम देखें 4 दिन से लगातार आप प्रोटेस्ट पे हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बदकिस्मती से या तो हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है या तो हमारा सुनता नहीं है कोई। 4 दिन से हम प्रोटेस्ट यहाँ करते हैं जी कि एडीसी साहब ने हमारे ऑर्डर एक ठोका। हमारे बस स्टैंड के अंदर 20 गाड़ियों के लिए 500-800 घर इधर बेघर हो गया। 800 घर इस वक्त खड़ा है 2 स्टैंड के बगैर। और 2 स्टैंड हमारा कम से कम 2000 ड्राइवर और कंडक्टर ही यहाँ पे खड़ा। 20 गाड़ी के लिए 2000, मुझे समझ नहीं आ रहा है। परसों हमारा रिले था तो हमारा गाड़ी 300-400 थे, सोमो 400-500 थे, तो उस टाइम कहाँ थे ये आवार की गाड़ी? मतलब आपका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत हेल्प करते हैं, अगर कोई भी रैली हो या बागर जो दीगर सर्विसेज की जरूरत हो तो हम जो है पहले सामने आते हैं। बराबर जो भी गवर्नमेंट का हमारे ऊपर होता है हम देते हैं। पत्थरबाजी था यहाँ, हमने गाड़ी उस टाइम भी दिया। इधर गोलीबाजी था, उस टाइम भी गाड़ी दिया। परसों हमारा रिले था, अमित साहब शाह आया था, उस टाइम रिले दिया था। गाड़ी कम से कम हमने 1200-1300 गाड़ी उस टाइम हमने भी दे दिया। अभी वो बिल्स भी बंद है, हमारा पेमेंट भी वो नहीं हुआ। अभी पता नहीं 20 गाड़ी के ऊपर क्यों ठोका अंदर, कि हम 3-4 रोज से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। मगर जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, मालिक साहिबान हैं, बाकी साहिबान हैं, ये परेशान हो गए क्योंकि इनको भी सर से ऊपर पानी हो गया। कितना नुकसान आपको अभी तक हुआ है? अगर देखा 4 दिन से कंटिन्यूसली गाड़ियां खड़ी है, यहाँ पे ये लोग आपके ड्राइवर जो है सारे बैठे हैं, और अगर देखा जाए लोग सफर कर रहे हैं, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, तो कितना नुकसान अभी तक आपको हुआ है? अभी खाली सर हमारा सोपोर टाउन का, खाली सोपोर टाउन जो हमारा है, अभी हमारी गाड़ी जो खड़ा है 40-50 लाख तो हो गया। लेकिन उसके बाद मुतबादिल जो हमारी गाड़ी आती है बाकी रूटों से, वो भी इस वक्त खड़ा है। बारामूला से आ रहे हैं, पटन से आ रहे हैं, हाजिन से आ रहे हैं, संभल से आ रहे हैं, रफियाबाद से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं, कुपवाड़ा से आ रहे हैं। उनके बगैर अगर वो जोड़ेंगे तो फिर तो कहने की बात ही नहीं, फिर करोड़ों में है। हाल ही में कहा गया था 2 दिन पहले जो है, अगर देखा जाए कल एक मीटिंग बुलाई गई थी एसएसपी सोपोर की जानिब से, और ये कहा गया था कि हमें 2 दिन का टाइम दे दीजिए। लेकिन आप तब भी जो है अभी कंटिन्यूसली आप प्रोटेस्ट पे हो। आपकी डिमांड क्या है? क्यों आप, अगर आपको बोला गया था कि 2 दिन का टाइम दे, तो क्यों नहीं आप मान रहे हैं? नहीं, हमने तो 2 दिन दे दिया, आज तो तीसरा दिन है जी। तो कोई हमारे को कोई कॉल नहीं आई, कोई मशवरा नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कि हम 2 दिन का इंतज़ार कर रहे थे, इधर बैठे थे आराम से, हमारा प्रोटेक्शन आराम से था। लेकिन अभी तो कोई संदेश नहीं आया। लेकिन अभी तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं ये गुस्से में है, हमारा मालिक साहिबान है बहुत गुस्से में है, हमारा ट्रांसपोर्ट के लोग बहुत गुस्से में हैं। मैं मेम साहब से, डीसी साहिबान से बोल रहा है, एडीसी साहब से बोल रहा है कि मेहरबानी करके इसको वापस दीजिए, इसको आग मत लगाओ।
आग मत लगा इसको, पेट्रोल मत लगा इसको। मैं बोल रहा हूँ कि इसको पानी लगाओ, इसको ठंडा करो, ठंडा करके सब अपना अपना काम करके अपने अपने काम पे चलेंगे। लेकिन मेहरबानी करके इनको मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीसी साहिबान से, एडीसी साहब से, आप होश से काम लो, जोश से काम मत लो। हम भी आपके बच्चे हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेहरबानी करके, वरना हड़ताल पे कंटिन्यू, वरना चक्का जाम हो जाएगा। अच्छा, आपका कहना है कि अगर आज कोई फैसला सामने नहीं आया तो कल से जो है आप चक्का जाम करोगे? कल से चक्का जाम हो जाएगा, चाहे हमारा जितने भी हो जाएंगे, हमारा फैमिली जाएंगे, हम जाएंगे, उसके लिए तो टेंशन नहीं। हमारे ड्राइवर साहिबान है गाड़ियों को आग लगाने के लिए तैयार, मगर हम बोलते हैं नहीं, अभी ठहरो, हो जाएगा कुछ। 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से मुंह नहीं धोया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, रात को भी यहीं पे है, ये अभी देखो सर मुंह भी नहीं धोया 3 दिन से। ये कौन सा इंसाफ है? हम अमन से बैठे, हम अमन से मांगते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। चलो, हमसे अगर कोई गलती होगा हम उसके लिए भी माफी चाहते हैं, मगर होश में काम करो। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे यही डिमांड की जा रही है कि कोई ना कोई फैसला जो है आज सुनाया जाए। और यहाँ पे लोगों का इनका कहना है कि अगर हम देखें बस यूनियन हो या सोमो यूनियन हो, इनका कहना है कि अगर आज शाम तक कोई फैसला नहीं आया तो कल से जो है हम चक्का जाम करेंगे, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे हम अपनी फैमिलीज को भी लेके आएंगे, हम रोड्स पे बैठेंगे। क्योंकि 4 दिन से लगातार अगर हम देखें बैंक लोन है, गाड़ियों पे जो बैंक है उसका इंटरेस्ट चढ़ रहा है, और साथ ही जो अगर हम देखें टैक्सेस, बाकी जो ARTO फीस जो है वो देनी पड़ रही है, और साथ ही साथ 4 दिन से लगभग 40 से 50 लाख रुपया जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इनका कहना है कि अगर आज कोई फैसला नहीं आया तो कल से जो है हम चक्का जाम पे जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उसकी जो है जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंजर यहाँ पे लोग यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे सवारियां जो बैठे हैं ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी निकले, हम भी अपने घरों की तरफ, हम भी अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पूरा जो है गाड़ियां 4 दिन से बैठी है, 4 दिन से यहाँ पे कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं हिली है, और इनका यही कहना है कि जब तक कोई फैसला सामने नहीं आएगा तब तक जो है कोई भी गाड़ी नहीं हिलेगी यहाँ से। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स की बात करें, वो सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जिसके चलते जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब देखना ये होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला लेती है, 4-5 बजे तक क्या फैसला सामने आएगा, उसके बाद जो है क्या ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी, क्या ये चक्का जाम पे पहुंचेगी, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़। देखिए, आज हमने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि पूरा चिनाब वैली जो है वो एक मातम कदम में तब्दील हुआ है। पिछले 1 महीने में 18 कीमती जानें जो हैं वो तलफ हुई हैं इस सड़क पर, और बारहा पिछले 20 साल से हम कहते आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो सड़कें हैं ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है, एक इंसान की बनाई हुई आफत है। यहाँ पर इतने लोग न तो यहाँ कोविड से मरे, न ही यहाँ पर पिछले मिलिटेंसी के दौर में मरे, जितने यहाँ पर सड़कों के हादसों में मरे। और ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इन लोगों ने कभी भी ये परवाह नहीं की कि इसको ट्रैवलिंग के लिए सेफ बनाया जाए इस सड़क को। ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमने कहा 100 बार कहा कि इसकी क्रैश बैरियर्स जो हैं वो पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है टेक्निकली मजबूत हों वो, और हाईवे अथॉरिटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक इसको सेफ करार दिया जाए ट्रैवलिंग के लिए, वो इन्होंने नहीं किया। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितना भी खून इस सड़क पर बहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो आज की बात नहीं है, आज से 40-50 साल पहले की ये कहानी है कि इस सड़क पर कितनी बसें गिरी, कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितना नुकसान हुआ, कितना खून बहा। किसी को कोई इस पे कोई खुदा का बंदा जुबान नहीं खोलता, ना ही कॉग्निजेंस लेता है। हमारी ये डिमांड रहेगी, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उन्होंने क्रैश बैरियर्स को वॉर फुटिंग पे नहीं लगाया इस सड़क पे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। यहाँ के सोशल वर्कर को, यहाँ के वकील को, यहाँ की आम इंसान को। सियासी पार्टियां कुर्सी की जंग लड़ें, वो लड़ते रहें, लेकिन हम लोग जो है हम खामोश नहीं रह सकते, हम मज़ीद नुकसान नहीं दे सकते, हम मज़ीद घरों की तबाही नहीं देख सकते। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, यहाँ पर ये हर एक इंसान को पता है कि यहाँ पर एक आम
छोटी सी किसी को खराश आती है तो उसको रेफर किया जाता है। ये जीएमसी नाम का है, काम का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद आपने ये देखा कि एक तो ऊपर वाले का कहर टूटा कि वो वहाँ पर 4 ऑफिसर्स गए, उसमें से जो ऑफिसर बच सकता था उसको उठाने के लिए कोई नहीं आया। अब कहाँ की बात करें, खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म है। आपके डोडा चिनाब वैली में आने के लिए कोई तैयार नहीं। वो जब सुनते हैं यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, ये मड़वा में 8 आदमी जहाँ बहक हुए सड़क हादसे में, कोई देखने वाला नहीं, सड़कों को कोई देखने वाला, इसकी सेफ्टी मेजर्स को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हर चीज़ जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है। यहाँ हम लोग जो हैं उसी पत्थर के ज़माने में रहते हैं जहाँ हमारे आबो अजदाद रहते थे। यहाँ की सड़क हो, यहाँ का जीएमसी हो, तबाही के धाने पर है। आज को आपको तकलीफ देने का सिर्फ एक ही हमारा मकसद है कि हम ये जो सड़क के हादसे हैं यहाँ वॉर फुटिंग पे बैरिकेडिंग की जाए, क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं और जितने भी वनरेबल पॉइंट्स हैं इस सड़क पे, बटोत से लेके किश्तवाड़, पाडर, मड़वा दक्षिण तक, उनको सेफ किया जाए। अगर नहीं करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ कोई जुडिशियल कमीशन इस पे मुकर्रर होना चाहिए। ये जो अभी पिछले हादसा हुआ प्रेमनगर में, अगर वहाँ क्रैश बैरियर लगा होता वो 4 बच्चे बच जाती, उनकी जानें बच जाती। ये लड़कियां 2 यहाँ गई, अगर वहाँ क्रैश बैरियर सामने होता वो भी बच जाती। अगर यहाँ क्रैश बैरियर होता जहाँ ये 4 ऑफिसर्स गए, उनकी जानें भी बच जाती। ये तो तबाही में है। हमारा पुरसाने हाल नहीं है, हमारे बारे में किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हज़ारों लोग इस सड़कों पर चलते हैं, मजदूर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मुसाफिर, बीमार, और किसी को ये शूटिंग स्टोन्स जितने भी हैं चलते हैं, वहाँ पर किसी की सेफ्टी नहीं है। पत्थर चल रहे हैं, कोई सेफ्टी का अलार्म नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला वहाँ नहीं होता रोकने के लिए। खुदा के राम भरोसे चलते हैं वे लोग, जिए तो जिए, नहीं जिए तो कुछ भी नहीं। लिंक रोड्स पर बैरिकेडिंग की जाए। ये मड़वा का हादसा, 8 आदमी, ओ खुदा का खौफ करें। ये आज एक जान कहीं जाती है तो उसके लिए कमीशन बैठता है, उसके लिए हिलते हैं पार्लियामेंट और गवर्नमेंट हिलती है। यहाँ कोई नहीं। जितनी भी लिंक रोड से हमें कहते, और अगर नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें बतौर सोशल वर्कर, बतौर वकील, बतौर एक आम बिजनेसमैन, एक लेबरर हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी सियासी वर्कर, कोई भी सियासी पार्टियां इसमें वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं जो उनको लेनी चाहिए। लोगों की सेफ्टी पहले। आप कहते हैं टूरिज्म, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे टूरिज्म, अरे यार यहाँ पर तो मुलाजिम आने को तैयार नहीं। मुश्ताक साहब ने अभी कहा कि यहाँ पर ये जज साहिबान ये डर गए थे। हम बाहर जाते हैं, आप वही डोडा में रहते हैं जहाँ रोजाना गाड़ियाँ गिर जाती है। डोडा भद्रवाह रोड आप देखें टोटल अनसेफ है, इतने खतरनाक मोड़ हैं, वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं, वहाँ कोई चैनल, सड़क पर कोई मार्क नहीं लगाए गए हैं, चैनल नहीं लगाए गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी भी अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली की जितनी भी लिंक रोड्स हैं उनको भी सेफ किया जाए, और पर्टिकुलरली डोडा किश्तवाड़ जो हाईवे है उसको, उसके वनरेबल पॉइंट्स को देखा जाए और बैरिकेडिंग की जाए, क्रैश बैरियर्स लगाएं, लेकिन वो भी ये आम नहीं, उसको टेक्निकली अप्रूव करके मजबूत तरीन वहाँ लगाए जाएं। हम ये मानते हैं, जैसे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये खुदा की तरफ से, ऊपर वाले का भी, लेकिन इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इन हादसों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी जो ये 4 हादसे हुए, 5 हादसे हुए, अगर बैरिकेडिंग होती, क्रैश बैरियर्स लगे होते, हम यकीन से कह सकते हैं कि ये हादसे अवॉइड हो सकते थे। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ वो मेजर्स नहीं उठाए जा रहे हैं जो उठाए जाने चाहिए। एक बार फिर जम्मू में प्रदर्शन होते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तमाम जो लोग आज आपको नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, ये ऑल जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं, यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं तमाम लोग आज बच्चों के साथ फिर प्रदर्शन करने के लिए जम्मू की सड़कों पे उतर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी हाथों में कुछ स्लोगन, एलजी साहब के लिए कुछ मैसेजेस लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा है एलजी साहब सेव माई चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे गवर्नर जी से ये गुहार लगाई जा रही है कि हमारे बचपने को बचा लिया जाए, हमें सेव कर लिया जाए। तमाम महिलाएं यहाँ पे बच्चों को लेकर आई हैं, इनसे जरूर बात मैं करना चाहूंगी कि आज दोबारा से प्रदर्शन जो है वो जम्मू की सड़कों पे देखने को मिले हैं। अब ये एलजी से क्या कुछ गुहार कर रहे हैं, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, छोटे छोटे बच्चों को लेके आज आप प्रदर्शनों पे आए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी बन गया है मैम, क्योंकि आप देखें पिछले 6 महीने से प्रदर्शन पर हैं। हमारे इन बच्चों को देखें आप, जिन बच्चों का टाइम स्कूल जाने का है वो भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए। शायद ये हिस्ट्री की ऐसी प्रोटेस्ट होगी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, मतलब 6-6 महीने के बच्चे इसमें शामिल हैं।
प्रोटेस्ट, हमारी एक डिमांड जो थी कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, पता नहीं वो कमेटी कितना टाइम लेगी, क्या करेगी। जैसे लगता है कमेटी का गेम है और दूसरी तरफ लेटर गेम चल रहा है। एक तरफ से मिलिटेंट, एक वहाँ की जो भी सोशल एक्टिविटीज के जो ग्रुप हैं वो एक लेटर निकालते हैं, थ्रेट लेटर निकालते हैं, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है जो लोग भी नॉन लोकल्स हैं, जो भी यहाँ 6 महीने से ज्यादा हो गया, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये सिर्फ उनका थ्रेट नहीं होता, आप मीडिया वाले जानते हैं हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ कोई ना कोई हादसा होता है, कोई ना कोई टारगेट किलिंग होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक लेटर निकालती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। तो ऐसा लगता है जैसे ये गेम एक दूसरे के कंपटीशन में गेम चल रही है, लेकिन इस कंपटीशन में हमारे लाइफ दांव पर लगी हुई है, हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका बचपना दांव पर लग गया है। अब आप बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हम तैयार हैं, लेकिन भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, ड्यूटीज को रिज्यूम करें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं रिटर्न में, वर्बली कुछ नहीं होगा। अब देखिए जब रजनी वाला मैम की शहादत होती है, 6 महीने हो गए, क्या हमें क्या थी? वो हार्ट अटैक से नहीं मरी थी, वो ऑन ड्यूटी मिलिटेंटों की गोली से मरी थी, शहीद हुई है, उसका ये हाल है। मेरे बच्चे कहाँ किस दर की ठोकरें खाएंगे मेरी सैलरी के लिए बाद में। और एक चीज और कहना चाहूंगी, हमें आज कितने दिन से वहां की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आ रहे हैं, मतलब वहां कुछ है जो फोन आ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं फोन आते किसी को? हमें आरसपुरा जम्मू के पुलिस स्टेशन से फोन क्यों नहीं आ रहा? आप कहाँ पर हो, क्यों, कहाँ रहते हो, कितने लोग हो? हमें रोज हमारा मोबाइल चेक कर सकते हैं कि हमें कितने फोन आ रहे हैं। फोन पे क्या कुछ पूछा जाता है आपसे? हमें पूरी डिटेल पूछी जाती है, कितने लोग हो, किस किस एज के हो, कहाँ रहते हो, ड्यूटी कहाँ करते हो, इस टाइम कहाँ पे हो। और हमें वो एक नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, जो वहाँ के एसएचओ का है, और कहते हैं मैम अगर आप यहाँ आओगे, कभी प्रॉब्लम लगे फोन कर लेना। आप बताएं मुझे, जब मिलिटेंट मेरे सामने आ गया, उसने मुझे गोली निकाली, तो कहेगा बहन जी पहले आप फोन। इसी सिचुएशन में जब एक तरफ मिलिटेंट गोली लेकर खड़े हैं, वो मिलिटेंसी का जो मगरमच्छ है वो मुंह फुलाए खड़ा है, दूसरी तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें धक्का मारती है कि जॉब नहीं कर रहे तो बच्चों को एजुकेशन देना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कोई भी हक हमें इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हमें किस हक से वो मिलिटेंटों के पास भेज रही है? जो कमेटी बनाई गई थी उसका कोई फायदा हो पाया है आपको? 10-20% तक भी कोई फायदा हुआ है उस कमेटी का? मैं फायदा तब होता जब जो इमीडिएट रिलीफ देनी है, इमीडिएट रिलीफ के तहत वो हमें बायोमेट्रिक से एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, हमारी सैलरीज रिलीज कर सकते हैं, हमारी सैलरीज भी विदहल्ड रखी हुई है, वहाँ से बायोमेट्रिक का प्रेशर हमें डाला जा रहा है। तो ये तो वो हो गया कि एक तरफ से आप कहते हो 6 महीने से ये बच्चे स्कूल नहीं जा सके, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है, ये देशभक्त माँ बाप के बच्चे हैं, ये देशभक्त है, हम जय माता भारत माता की जय बोलते हैं, हमारा कसूर ये है। मतलब हम अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम 15 साल से भी ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं, जब से हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। अब रिक्रूटमेंट हुई, उसमें एक क्लॉज अगर मिसिंग है, हमारा कसूर तो नहीं था ना वो, जब वो हम फिर आराम से साइलेंसली वो मांग रहे हैं, लेकिन जब टारगेट किलिंग हुई तब हम प्रदर्शन पे बैठे। अब ये हमारी मजबूरी बन गया है, हमारी लाइफ को बचाने के अलावा हमारे पास यहाँ प्रदर्शन में बैठने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तमाम पुरुष, महिलाएं और बच्चे यहाँ पे प्रदर्शनों पे बैठे हैं। इन बच्चों की जरा उम्र देखें, 5-5, 6-6 साल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये भी प्रदर्शन पे आके बैठने पे मजबूर हैं, जबकि समय है इनका स्कूल जाके एजुकेशन लेने का। और एजुकेशन किस प्रकार की मिल रही है जम्मू कश्मीर में, वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जम्मू की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रही है उसी की तस्वीरें हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी है आपकी कि बच्चों को प्रदर्शनों पे बिठा दिया जाए और इस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ेंगे बच्चे जब उनके माँ बाप ही सेफ नहीं है? और जो एक महिला के द्वारा सवाल किया गया है, बहुत ही उम्दा सवाल है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है ड्यूटी पे वापस जाके, तो उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी क्या एलजी साहब उठाएंगे? क्या वो रिटर्न में देने को तैयार हैं कि ऑन ड्यूटी जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए अगर वो जाती हैं तो क्या उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी कोई उठाएगा? तो सरकार के पास इसका क्या कुछ जवाब है, क्या कुछ हल है? तमाम लोग जिन्हें इस वक्त फिक्र है अपनों की, अपने परिवारों की, उनके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है, ये तमाम जानकारी जल्द आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।